हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे पेडागोजी के कुछ क्वेश्चन। अनुभव के माध्यम से व्यवहार में परिवर्तन को क्या कहते हैं? अधिगम, शिक्षण, कौशल, विकास। पूछा गया है कि अनुभव के माध्यम से, यानी कि या तो हमें कोई कार्य करके कुछ अनुभव होता है, किसी चीज़ को देख के हमें कुछ अनुभव होता है, किसी दूसरे के साथ अगर कुछ घट जाता है तो उससे देख के भी हमें कुछ अनुभव होता है। तो ये सारे जो अनुभव हम करते हैं, इनके माध्यम से हमारे व्यवहार में जो परिवर्तन होता है, ठीक है, उससे हम क्या कहेंगे? या फिर हमें देख के कोई दूसरे के व्यवहार में जो परिवर्तन होता है उससे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे हम अधिगम। ठीक है। और याद रखिएगा, ये जो व्यवहार में परिवर्तन है, ऐसा नहीं है कि बस 1 या 2 दिन के लिए जो परिवर्तन हुआ उससे हम अधिगम कहेंगे, वो नहीं है। ये परिवर्तन परमानेंट होना चाहिए, तभी हम उसको अधिगम कहेंगे। अधिगम की प्रक्रिया कब तक चलती है? शैशवावस्था तक, किशोरावस्था तक, वृद्धावस्था तक, जीवन पर्यंत। यहाँ पर इसका उत्तर होगा जीवन पर्यंत। ठीक है। अधिगम की प्रक्रिया यानी कि सीखने की जो प्रक्रिया है, यानी कि सीखना कब तक चलता है? जीवन पर्यंत। ठीक है। हम जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। इसे कहा जाता है व्यापक सतत प्रक्रिया, या फिर आप कह सकते हैं सार्वभौमिक और सतत प्रक्रिया। ठीक है। हम जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। निम्न में से कौन सा अधिगम की प्रकृति नहीं है? अधिगम अनुभवों का संगठन होता है, अधिगम सोदेश्य होता है, यानी कि उसका कुछ उद्देश्य होता है, अधिगम क्रियाशील नहीं होता है, अधिगम व्यक्ति के आचरण को प्रभावित करता है। यहाँ पर उसका उत्तर होगा, देखिए, कि अधिगम क्रियाशील नहीं होता है। पूछा गया है कि अधिगम की प्रकृति नहीं है, नेगेटिव पूछा गया है, इसीलिए उत्तर भी आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन में नेगेटिव है। ठीक है, कुछ नेगेटिव लिखा गया है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अधिगम अनुभवों का संगठन होता है, यह सही है। ठीक है। अधिगम सोदेश्य होता है, कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, ये भी सही है, उसकी प्रकृति है। अधिगम क्रियाशील नहीं होता है, ये गलत है। ठीक है। अधिगम क्रियाशील होता है, वो सक्रिय होता है। अधिगम व्यक्ति के आचरण को प्रभावित करता है, ये भी सही है। यानी कि अधिगम की एक प्रकृति है। कुछ और प्रकृति हम देखेंगे। अधिगम वातावरण के परिणाम स्वरूप होता है, अधिगम विकास है, अधिगम समायोजन है, अधिगम विवेकपूर्ण व सृजनशील है, व्यक्तिगत तथा सामाजिक दोनों है। अधिगम का स्थानांतरण कितने प्रकार से होता है? 2, 3, 4, 5। यहाँ इसका उत्तर है 3। ठीक है। अधिगम का जो स्थानांतरण होता है वो 3 प्रकार से होता है। अब वो देखेंगे 3 प्रकार क्या क्या हैं। एक होता है विधेयात्मक अंतरण, स्थानांतरण समझ सकते हैं, जो कि पॉजिटिव होता है। इसमें क्या होता है, एक प्रकार की निष्पत्ति, यहाँ पर निष्पत्ति वो जो हम डिसीजन लेते हैं वो वाला निष्पत्ति नहीं है, यहाँ पर अचीवमेंट है। ठीक है। निष्पत्ति का मतलब यहाँ पर है अचीवमेंट, जो हम कुछ अचीव करते हैं। एक प्रकार की निष्पत्ति दूसरे प्रकार के कार्यों में सहायता करती है, ये है विधेयात्मक अंतरण। ठीक है। सकारात्मक स्थानांतरण, पॉजिटिव स्थानांतरण है अधिगम का। मतलब अगर हम 6 क्लास में कुछ पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम जो पढ़े हैं अगर 7 क्लास में वो काम आता है तो हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव स्थानांतरण हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? निषेधात्मक अंतरण, मतलब ये नेगेटिव होता है। इसमें पूर्व प्राप्त निष्पत्ति आगे आने वाले कार्यों में बाधा डालती है। मतलब क्या है कि अगर हम कुछ सीखे हैं पहले से, उसके बाद हम जो कुछ नया सीखते हैं, जब हम जो नया सीख रहे होते हैं वहाँ पर क्या होता है, पिछली बार हम जो सीखे होते हैं वो बाधा डालती है। ठीक है। तो ये है नेगेटिव, मतलब नेगेटिव प्रभाव डालता है, तो हो गया निषेधात्मक अंतरण। और एक होता है शून्य अंतरण, यानी कि जीरो ट्रांसफ़र। अब यहाँ पर जो हम पहले सीखे होते हैं उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है,
पूर्ववर्ती अधिगम का उत्तरवर्ती अधिगम में कोई प्रभाव नहीं होता है। ठीक है, मतलब हम 6th क्लास में अगर जो भी सीखे हैं, अगर वो फिर कभी भी वो काम ही नहीं आता है, ना तो वो पॉजिटिव वे में काम आता है, ना तो वो नेगेटिव वे में काम आता है, तो हम क्या कहेंगे उसको, जीरो ट्रांसफर ऑफ लर्निंग। ठीक है, निम्न में से किसके अभाव में सही अधिगम नहीं हो सकता? इच्छा, रुचि, तत्परता, यह सभी। उत्तर है देखिए यह सभी। यहाँ पर आप कहेंगे कि इच्छा और रुचि दोनों तो एक ही बात है, लेकिन देखिए हो सकता है कि एक लड़की है, उसको एक विषय में रुचि है, ठीक है, लेकिन उसका मन ही नहीं है पढ़ने के लिए। रुचि है, उस विषय में रुचि है, लेकिन पढ़ने के लिए मन नहीं है, तो हम यहाँ पर तो ये तो नहीं कह सकते ना उसको रुचि नहीं है बोल के, क्योंकि रुचि है, उस विषय में रुचि है, लेकिन उसका मन नहीं है अभी पढ़ने के लिए, मतलब अभी इच्छा नहीं है पढ़ने के लिए। तो इस हिसाब से दोनों को हम अलग भी रख सकते हैं, दोनों को हम साथ में भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर हम उत्तर देखते हैं कि ये जो है इच्छा, रुचि, तत्परता, इन तीनों के अभाव में ही सही अधिगम नहीं हो सकता, मतलब अधिगम के लिए तीनों हमें चाहिए। आदतों, ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन ही अधिगम है, ये किसकी परिभाषा है? वुडवर्थ, गेट्स, स्किनर, क्रो एवं क्रो। यहाँ पर उत्तर है क्रो एवं क्रो। ठीक है, क्रो एवं क्रो का जो ये परिभाषा है, इसको याद रखना बहुत ही आसान है, क्योंकि सिर्फ 3 वर्ड्स आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर आपको 10-12 लोगों का परिभाषा याद रखना है, तो आपको 10-12 लाइन याद रखना मुश्किल होगा, लेकिन आप 10-12 वर्ड्स तो याद रख सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर देखिए क्रो एवं क्रो के लिए क्या वर्ड्स आपको याद रखना है? आदत, ज्ञान, अभिवृत्ति। ऐसा नहीं है कि आप क्रो एवं क्रो में अगर ये 3 वर्ड याद रखते हैं तो ये 3 वर्ड आपको कहीं और भी मिलेगा। हाँ, अगर कहीं और भी मिल रहा है तो आप थोड़ा गौर से देखिएगा, वहाँ पर इन वर्ड्स के साथ कुछ और भी लगा होगा। ठीक है, तो वो जो छोटा छोटा हिंट्स होता है परिभाषाओं में, उसको आप ध्यान दीजिएगा, तो आपको ये जो ऑप्शन होते हैं इसमें से आप ठीक ऑप्शन चुन पाएंगे। ठीक है, तो क्रो एवं क्रो के लिए याद रखिए आदत, ज्ञान, अभिवृत्ति। क्या है? आदत, ज्ञान, अभिवृत्ति, इनका अर्जन ही अधिगम है। तो यहाँ पर हम वुडवर्थ का देखेंगे परिभाषा। नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है। क्रो एवं क्रो ने देखिए क्या कहा था, बस अर्जन तक गया था। ठीक है, क्रो एवं क्रो। यहाँ पर देखिए वुड्स जो ये है वुडवर्थ है, वहाँ यहाँ इनका देखेंगे तो अर्जन करने की प्रक्रिया। ठीक है, नवीन ज्ञान, नवीन प्रतिक्रिया, अर्जन करने की प्रक्रिया हो गया वुडवर्थ। उसके बाद हम गेट्स का देखेंगे। अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार का उन्नयन अधिगम है। यहाँ पर उन्नयन हमें एक वर्ड मिलता है। अनुभव तथा प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार का उन्नयन अधिगम है, किसने कहा है? गेट्स। नेक्स्ट है स्किनर। ठीक है, तो स्किनर का देखेंगे। अधिगम व्यवहार में उत्तरोत्तर अनुकूलन की एक प्रक्रिया है। यहाँ पर उत्तरोत्तर अनुकूलन, इसको याद रखेंगे स्किनर के टाइम। फिर से देख लेते हैं। क्रो एवं क्रो के लिए याद रखना है आदत, ज्ञान, अभिवृत्ति का अर्जन। ठीक है, आदत, ज्ञान, अभिवृत्ति का अर्जन। उसके बाद गेट्स वुडवर्थ के लिए क्या याद रखना है? नवीन ज्ञान, नवीन प्रतिक्रिया, अर्जन करने की प्रक्रिया। नवीन ज्ञान, नवीन प्रतिक्रिया, अर्जन करने की प्रक्रिया। ठीक है, गेट्स के लिए क्या याद रखना है? व्यवहार का उन्नयन। उसके बाद स्किनर के लिए उत्तरोत्तर अनुकूलन। परिपक्वता कितने प्रकार की होती हैं? 2, 3, 4, 5। उत्तर है 2। क्या क्या? एक होता है शारीरिक परिपक्वता और एक होता है मानसिक परिपक्वता। ठीक है, शारीरिक यानी शरीर से जुड़ा हुआ होगा, मानसिक यानी मस्तिष्क से, हमारे मन से जुड़ा हुआ होगा। कुछ होते हैं शारीरिक तौर पर परिपक्व होते हैं, लेकिन मेंटली वो लोग मैच्योर नहीं होते हैं, सोचने की तरीका, बोलने की तरीका मैच्योर्ड नहीं होता है। ठीक है, लेकिन कुछ लोग होते हैं मानसिक तौर पर मैच्योर होते हैं, जैसे कि हमसे छोटे भी बच्चे, कुछ होते हैं छोटे बच्चे उम्र में छोटे होते हैं, शारीरिक तौर पर छोटे होते हैं, लेकिन मानसिक तौर पर आप देखिएगा वो लोग मैच्योर होते हैं।
लेकिन यहाँ पर पढ़ने के लिए, सही अधिगम के लिए हमें शारीरिक और मानसिक दोनों ओर से परिपक्व होना है। निम्न में से किसका स्थान अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है? दंड, पुरस्कार, लालच, प्रेरणा। यहाँ इसका उत्तर है प्रेरणा। ठीक है, प्रेरणा का स्थान अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। इन ऑप्शंस के हिसाब से प्रेरणा का स्थान अधिगम प्रक्रिया में महत्वपूर्ण है। प्रेरणा में याद रखना है 2 प्रकार की प्रेरणा, आंतरिक प्रेरणा, बाह्य प्रेरणा। ठीक है, आंतरिक यानी कि हमारे मन से जुड़ा हुआ होगा, हमारे अंतर से जुड़ा हुआ होगा, बच्चे के अंतर से जुड़ा हुआ होगा। अगर एक बच्चा खुद से पढ़ता है क्योंकि उसको पढ़ना अच्छा लगता है, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे? आंतरिक प्रेरणा। वो अंतर से प्रेरित होकर पढ़ता है। लेकिन अगर एक बच्चा है, उसको हम जब कहते हैं कि भैया अगर तू पढ़ेगा तो तुझे चॉकलेट दूंगा, या फिर तू पढ़ेगा इस बार अगर तू फर्स्ट आता है तो तुझे साइकिल खरीद के दूंगा, तो ये सारे क्या होते हैं? इसके वजह से वो बच्चा पढ़ेगा। तो ये होता है बाह्य प्रेरणा, यानी कि बाह्य तौर पर उसको प्रेरणा मिलता है। ठीक है, निम्न में से किसने अधिगम का सामाजिक संरचनावाद सिद्धांत दिया था? जीन पियाजे, थॉर्नडाइक, स्किनर, वाइगोस्की। यहाँ पर उत्तर होगा वाइगोस्की। और जीन पियाजे का कैसा सिद्धांत था? संज्ञानात्मक। ठीक है, थॉर्नडाइक का कैसा था? व्यवहारवादी। और स्किनर का भी था व्यवहारवादी। किसने अपने सिद्धांत में शैशवावस्था से वयस्कावस्था के बीच चिंतन क्रिया में जो विकास होते हैं उनकी व्याख्या की है? पियाजे ने, वाइगोस्की ने, बंडूरा ने, या फिर स्किनर ने? उत्तर है पियाजे ने। तो पियाजे ने क्या किया है? पियाजे ने अपने सिद्धांत में शैशवावस्था से वयस्कावस्था के बीच चिंतन क्रिया में जो विकास होते हैं उनकी व्याख्या की है। पियाजे के अनुसार मानव शिशु विकसित होने के क्रम में कितने स्तरों से गुजरता है? 3, 2, 4, 5। उत्तर क्या होगा? 4। पियाजे के अनुसार मानव शिशु विकसित होने के क्रम में 4 स्तरों से गुजरता है। क्या क्या 4 स्तर? देखिए, इंद्रिय गामक, इसको क्या कहते हैं? संवेदी गामक भी कहते हैं। ठीक है, सेंसरी मोटर, पूर्व संक्रियात्मक, प्री ऑपरेशनल, मूर्त संक्रियात्मक, कंक्रीट ऑपरेशनल, औपचारिक संक्रियात्मक, फॉर्मल ऑपरेशनल। ये जो होता है औपचारिक संक्रियात्मक, इसको अमूर्त संक्रियात्मक भी कहा जाता है। किस अवस्था में शिशु की मानसिक क्रियाएं उसकी इंद्रियों से जुड़ी हुई गामक क्रियाओं के रूप में दृष्टिगोचर होती है? इंद्रिय गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। उत्तर है देखिए इंद्रिय गामक। तो इंद्रिय गामक में क्या होता है? इंद्रिय गामक यानी कि सेंसरी मोटर अवस्था में शिशु की मानसिक क्रियाएं, उसके मन में जो कुछ भी क्रियाएं चल रही होती है वो उसकी इंद्रियों से जुड़ी हुई गामक क्रियाओं के रूप में दृष्टिगोचर होती हैं। और देखिए थोड़ा सा इंद्रिय गामक अवस्था के बारे में। यह अवस्था जन्म से लेकर 2 वर्ष की आयु तक चलती है। जो वस्तु बच्चे के सामने होती है उसी का उसके लिए अस्तित्व होता है। आँखों से ओझल होते ही वस्तु का अस्तित्व भी नहीं रहता है उस बच्चे के लिए। ठीक है, किसी वस्तु को किसी चीज़ से ढककर छुपाने पर वो शिशु उसको बाद में ढूंढने का प्रयास भी करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसे लगता है कि ये चीज़ अभी भी वहाँ पर है। ठीक है, जैसे मतलब अगर आप एक चीज़ को उसके सामने रखते हो, उसके बाद आप उसको ले जाते हो लेकिन उसको पता नहीं होता है, तो उसको क्या लगता है कि वो चीज़ वहीं पर ही है कहीं पर। ठीक है, वस्तु स्थायित्व जिसको कहा जाता है, याद रखिएगा। किस अवस्था में बच्चे में संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है? संप्रत्यय यानी क्या है? कंसेप्ट। इंद्रिय गामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। उत्तर है यहाँ पर पूर्व संक्रियात्मक। यहाँ पर ध्यान दीजिए कि पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में
बच्चे में संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। ठीक है, बहुत सी चीज़ें, बहुत सी क्रियाएं आप देखेंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बस शुरू होती हैं। ठीक है, क्योंकि अभी बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो सब कुछ क्रियाएं जो है वो थोड़ा थोड़ा करना बस शुरू करता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे बहुत से जगह पर प्रारंभ वर्ड आप देखने को पाएंगे। तो याद रखिए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे में संप्रत्यय निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। ठीक है, वहीं पर आप देखेंगे मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आप देखेंगे ये प्रक्रिया विकसित होती है। कुछ और देखेंगे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के बारे में। यह अवस्था 2 साल से लेकर 7 साल तक चलती है। बच्चा शब्दों, वाक्यों का उपयोग कर अपनी बात कहना शुरू कर देता है। यहाँ पर देखिए शुरू करता है। अपने वातावरण में विद्यमान वस्तुओं के नाम और उनमें अंतर समझना प्रारंभ कर देता है। यानी कि पूरी तरीके से वो समझ नहीं पाता है, लेकिन थोड़ा थोड़ा समझना वो प्रारंभ करता है। ठीक है, निर्जीव व सजीव वस्तुओं में अंतर कर सकना प्रारंभ हो जाता है। बच्चे अत्यधिक आत्मकेंद्रित होते हैं। तो इस पॉइंट को आप यहाँ पर याद रखिए कि आत्मकेंद्रित होते हैं किस अवस्था में? पूर्व संक्रियात्मक। क्योंकि अभी अभी वो लोग थोड़ा थोड़ा बड़े होते हैं, तो वो लोग सोचते हैं कि वो जो भी कुछ कहते हैं बस वही सही है। ठीक है, वो लोग सोचते हैं कि उनके माता पिता बस उन्हीं के हैं। अगर कोई और आके बोल दे कि ये मेरे माता पिता हैं तो वो मारने दौड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है बच्चे अत्यधिक आत्मकेंद्रित होते हैं। बच्चे कल्पनाशील होते हैं, परंतु इस कल्पना से कुछ नई चीज़ बनाने की क्षमता उनमें नहीं होती है। यहाँ पर देखिए बच्चे पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कल्पनाशील हैं, लेकिन उनका जो वो कल्पना है उस कल्पना के माध्यम से वो कुछ नई चीज़ बना नहीं पाते हैं। ठीक है, लेकिन वो ये जो नई चीज़ कहाँ बना पाते हैं? किस अवस्था में? औपचारिक वाला अवस्था में। तर्क पर आधारित चिंतन करने की क्षमता बच्चों में नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पर कई सारे चीज़ों की क्षमता नहीं होती है इस अवस्था में। कई सारी चीज़ों की जो प्रक्रिया है बस शुरू होता है। ठीक है, और जो सारी जो क्रियाएं हैं जिनकी क्षमता पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में नहीं होता है बच्चे के पास, वो सारी क्षमताएं कब आती हैं? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन जिसको कहते हैं संरक्षण का सिद्धांत, इससे भी हम यहीं पर देखेंगे कि जो संरक्षण की क्षमता नहीं होती है यहाँ पर। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में कम चौड़ाई के लंबे बर्तन में रखे समान मात्रा के पानी को बच्चे अधिक चौड़ाई के छोटे बर्तन में रखे समान मात्रा के पानी के बराबर नहीं मान पाते हैं। लेकिन ये कब मान पाएगा कि दोनों पात्रों में समान मात्रा में पानी है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। अपने घर से दोस्त के घर की 2 किलोमीटर की दूरी को और उसी दोस्त के घर से अपने घर की दूरी को बराबर मानने की समझ बच्चों में नहीं होती है। ये किस अवस्था में? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। लेकिन ये कब ये सोच पाएगा कि हाँ मेरे घर से दोस्त का जो घर है अगर 2 किलोमीटर की दूरी पर है तो उसी दोस्त के यहाँ से मेरे घर की दूरी 2 किलोमीटर है? कब समझ पाएगा? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में, जिससे यहाँ पर क्या कहा जाता है? प्रतिवर्ती सोच। ठीक है, रिवर्सिबिलिटी। वो बच्चा को अगर आप कहते हैं कि 3 में 4 मिलाने से कितना होता है, वो बोल सकता है कि 7 है। ठीक है, लेकिन उसी को उल्टा के वो नहीं बोल पाता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कितने साल से कितने साल तक चलती है? 2 से 8, 3 से 9, 7 से 11, 5 से 7। उत्तर है 7 से 11। विभिन्न प्रकार के संप्रत्ययों की समझ स्पष्ट हो जाती है। यहाँ पर देखिए हमने पूर्व संक्रियात्मक में क्या देखा था कि संप्रत्ययों की निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। ठीक है, और यहाँ पर मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में देखिए विभिन्न प्रकार के संप्रत्ययों की समझ स्पष्ट हो जाती है। वस्तुओं को पहचानना, उनको अलग अलग वर्गों में विभाजित करना तथा वस्तुओं में अंतर कर सकने की क्षमता विकसित हो जाती है। ये जो प्रक्रिया है वस्तुओं में अंतर कर सकने की क्षमता, ये वहाँ पर शुरू होता है पूर्व संक्रियात्मक में। यहाँ पर क्या होता है? विकसित होता है।
बच्चे चीज़ों के बीच की समानता, अंतर, संबंध और दूरी को समझने लगते हैं मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। और क्या होता है, वस्तुओं के सामने ना होने पर भी उन पर अमूर्त रूप से विचार प्रारंभ कर देते हैं। विचार करने के तरीके में क्रमबद्धता जिसको कहते हैं सीरियसन तथा तार्किकता आना प्रारंभ हो जाता है। यहाँ पर देखिए, ये अमूर्त रूप से विचार ये नहीं हो सकता। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में वो सिर्फ मूर्त चीज़ों के बारे में सोच सकता है। ठीक है, तो इसे याद रखिए, क्रमबद्धता को याद रखिए। विचार करने के तरीके में क्रमबद्धता तथा तार्किकता आना प्रारंभ हो जाता है। ये जो तर्क के आधार पर विचार नहीं कर पाता है बच्चा, कब? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा क्या कर पाता है? तर्क के आधार पर विचार कर पाता है। कल्पनाशीलता धीरे धीरे यथार्थ पर आधारित होने लगती है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में पलट करके सोचने की समझ विकसित होने लगती है। वो सोच पाता है कि मेरे घर से दोस्त की घर की दूरी इतनी है, तो दोस्त के घर से मेरे घर की दूरी भी उतनी है। मानसिक क्रियाएं अधिकांशतः मूर्त या स्थूल रूप में ही उपयोग में लाई जाती हैं। ठीक है, इसी पॉइंट को याद रखिए। यहाँ पर जो अमूर्त वाला पॉइंट था, इसको नहीं याद रखिए। इसे याद रखिए कि मानसिक क्रियाएं अधिकांशतः मूर्त या स्थूल रूप में ही उपयोग में लाई जाती हैं। किस अवस्था में? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। किस अवस्था में सृजनात्मकता के लिए आवश्यक योग्यताएं जैसे खोज करना, रचना करना, मौलिक चिंतन करना आदि बौद्धिक योग्यताएं विकसित हो जाती हैं? इंद्रियगामक, पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक। उत्तर है देखिए औपचारिक संक्रियात्मक। तो यहाँ पर औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में क्या हुआ? सृजनात्मकता के लिए आवश्यक योग्यताएं जैसे कि खोज करना, रचना करना, मौलिक चिंतन करना, ये सब बौद्धिक योग्यताएं विकसित होती हैं। यहाँ पर देखिए उम्र, देखिए 11 साल से ऊपर की उम्र होता है और अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है, अमूर्त रूप से सोच पाते हैं बच्चे। किनका मानना था कि मानव क्रियाएं सांस्कृतिक परिवेश में होती हैं? रोजर्स, पियाजे, वाइगोस्की, स्किनर। उत्तर क्या है? वाइगोस्की। अगर आप समाज देखेंगे, संस्कृति देखेंगे, भाषा देखेंगे, तो किसे याद करेंगे? वाइगोस्की को। उनके अनुसार क्या था? सामाजिक अंतःक्रिया ही बालक की सोच वो व्यवहार में निरंतर बदलाव लाती है। ठीक है, तो सामाजिक अंतःक्रिया को याद रखिए। बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज एवं उसके सांस्कृतिक संबंधों के बीच संवाद को एक महत्वपूर्ण आयाम माना। किसने? वाइगोस्की ने। भाषा को एक उपकरण माना था। किसने? वाइगोस्की ने। वो क्षेत्र जिसमें बालक संबंधित कार्य पर दक्षता प्राप्त कर सकता है, यदि उसे यथोचित सहायता तथा मदद प्रदान की जाए, क्या कहलाता है? उपयुक्त मदद क्षेत्र, दक्षता प्राप्त क्षेत्र, दूरस्थ विकास का क्षेत्र, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। उत्तर क्या है? समीपस्थ विकास का क्षेत्र। देखिए समीप वर्ड से ही हमें पता चलता है, बस मतलब जो डेवलपमेंट है वो पास में ही है, लेकिन कब कर पाएगा बच्चा? जब कोई उसको मदद कर देगा, थोड़ा सा मदद कर दे तो वो पहुंच जाएगा। ठीक है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। बालक के विकास के वर्तमान स्तर तथा सहायता मिलने के उपरांत यानी कि बाद में प्राप्त होने वाले विकास के स्तर के मध्य का क्षेत्र होता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। बालक को शिक्षक या अन्य किसी वयस्क योग्य साथी द्वारा प्रदान की जाने वाली सहायता क्या कहलाती है? हेल्पिंग, स्लाइडिंग, स्कैफोल्डिंग, होल्डिंग। उत्तर क्या है? स्कैफोल्डिंग। इसको एक ढांचे के रूप में, यानी कि आप अगर देखेंगे स्कैफोल्डिंग के बदले में अगर ढांचा लिखा होगा तो वो भी सही। ठीक है, इसको एक ढांचे के रूप में समझा जा सकता है जिसका उपयोग बालक किसी एक समस्या का समाधान करने या किसी एक कार्य को संपादित करने में कर सकता है।
यह सहायता मौखिक अनुबोधन यानी कि प्रॉम्प्टिंग के माध्यम से संकेतों इशारों के रूप में होती है। इसके अंतर्गत सूत्र यानी कि टीचर कोई क्लू दे सकता है, ठीक है। अगर बच्चा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर पा रहा है तो टीचर उसको एक छोटा सा क्लू दे सकता है। अनुसरण, प्रोत्साहन, उदाहरण आदि के उपयोग कर सीखने वाले की मदद की जाती है। नए अनुभव को मस्तिष्क में उपस्थित पुरानी रचनाओं यानी कि स्कीम से मिलान करना क्या कहलाता है? समायोजन, आत्मसातकरण, अनुकूलन, विभाजन। उत्तर है आत्मसातकरण, एसिमिलेशन जिसे कहते हैं। किससे संबंधित है? पियाजेट से। यानी कि पुरानी जो भी विचार है उसमें अगर हम नए विचार को जोड़ते हैं, क्या कहेंगे उसको? एसिमिलेशन। किस परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत छात्र एक कोरी स्लेट नहीं होता है बल्कि वह अपने साथ पूर्व अनुभव लाता है? वो किसी परिस्थिति के सांस्कृतिक तत्व और पूर्व ज्ञान के आधार पर ज्ञान का निर्माण करता है। किस परिप्रेक्ष्य के अंतर्गत? रचनावादी, व्यवहारवादी, मानववादी, समाजवादी। उत्तर क्या है? रचनावादी। ठीक है, तो रचनावादियों के अनुसार क्या होता है कि छात्र एक कोरी स्लेट नहीं होता है। वो बिल्कुल भी, जब वो पहली बार स्कूल जाता है तो वो बिल्कुल भी ब्लैंक नहीं होता है। वो अपने साथ क्या लाया होता है? पूर्व अनुभव लाया होता है। ठीक है, वो किसी परिस्थिति के सांस्कृतिक तत्व और पूर्व ज्ञान के आधार पर ज्ञान का निर्माण करता है।